लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब बहुत सारे इल्जाम मैंने आप पर लगाए, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने अच्छी सफाई दी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे। जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतज़ाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहां पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग, डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं, सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? कठेरे में तो आया हूं ना, कठेरे में तो इन्होंने आपसे पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं। सर, मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप मुझे मुकम्मल करने इतनी बेसब्री मत करिए सर। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सब्र करिए। तो उत्तराखंड में हमने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लिए मैंने 50 लाख के वाटर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर किया है। स्पेशल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो उसमें कंजाल आता है और पानी साफ नहीं आता। 50 लाख के हमने वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं, और 50 लाख के इंशाल्लाह दवाएं लेकर हम भिजाएंगे। तीसरी बात जो आपने वजीर आजम ने किया, अच्छा किया वजीर आजम ने, बहुत अच्छा किया। वो मुल्क के वजीर आजम हैं और कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है, और कश्मीरी हिंदुस्तान के शहरी हैं, और उनकी बराबर हमको मदद करनी चाहिए। बल्कि कश्मीर को अच्छी तरीके से अब तो रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, और अच्छा कि हम उसकी तारीफ करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात? चलिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए कम से कम किसी बात में। तो आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ की आपने? नहीं, तारीफ नहीं की सर, तारीफ नहीं, अभी तो नहीं, तारीफ नहीं की। तो ये उनकी ड्यूटी है। आज वो वजीर आजम है, हमने उनकी मुखालिफत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब है तो पूरे मुल्क के शहरी उनके लिए बराबर होने चाहिए। अच्छा किया उन्होंने कश्मीर में किया, और भी करने की जरूरत है। ये तारीफ नहीं है? तारीफ नहीं है। आप इसको तारीफ देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खबर आई थी कि भारत में हैदराबाद में से 15 स्टूडेंट्स ISIS में भर्ती होने के लिए यहाँ से उन्होंने कोशिश की थी, और वो पकड़े गए थे। तो वो भी हैदराबाद में हुआ था। और ISIS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रजत शर्मा साहब तो के पास मेरे स्पीचेस का पूरा ज़ख़ीरा है, लाइब्रेरी है मेरी स्पीचेस की। मगर रजत शर्मा साहब के पास मेरे 4 स्पीचेस मिसिंग हैं, जो मैंने रमज़ान में जलसे में किए थे मक्का मस्जिद में, जहाँ पर मैंने ओपनली कंडेम किया ISIS को, जहाँ पर मैंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे जो हिंदुस्तानी उनके पास होस्टेज हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जहाँ पर मैंने कहा कि वो लोग जो हरकत कर रहे हैं वो इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और चौथी बात यह है कि जो आखिरी मेरी पब्लिक स्पीच हुई वो आपके रिसर्च टीम ने जिसको मिस कर दिया, जिसमें मैंने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, वो 4 बच्चे थे, 14 नहीं 4, उनसे कहा कि भैया अगर जिहाद करना है तो पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिक्स में आओ और संघ परिवार से मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ तोड़ने और मुकाबला करो। मुसलमानों में इल्म की कमी है, इलिटरेसी ज़्यादा है, उसके खिलाफ जिहाद करो। गरीबी है, उसके गरीबी के खात्मे के लिए जिहाद करो। ये स्पीच भी तो है, कभी ये भी तो रुख दिखा दीजिए। आपको मौका तो दे रहे हैं अपनी बात कहने का। नहीं, बात तो कह दिया मैं, ये इनको मालूम नहीं ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इतना सब जो पहले दिखाया था वो भी इनको मालूम नहीं था, आज बहुत कुछ बातें नहीं, ये पता चल मालूम रही हैं था, इनके बारे में। नहीं ये मालूम था इनको, ये तो बात नहीं, ये तो बात मालूम थी, ये तो बात मालूम चलिए, अब बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ओवैसी साहब पर इल्जामात और सवालात का एक और। जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी, जो हैदराबाद को आ रहे थे और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी एमएलए को। तो उस पस मंजर में वो बात कही गई, मगर ये जो उसको कट एंड पेस्ट जॉब किया गया, एक जेम टीवी कुछ वेबसाइट है पाकिस्तान का, उसी के जरिए मुझे मालूम हुआ। अब ये तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब उसको नया क्यों फिर उसको शुरू किया जाए, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि टायर के नीचे को आ जाए, तो सर अब इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूं, जरूर जरूर जरूर, और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी जरूर। मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। वैसे साहब, हैदराबाद के लोग को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? ये हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन सुनकर, जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने में मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। मैं यकीनन आप जो आपने ये बात, देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, जरा मेरी बात को मुकम्मल आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने ये बात 31 मई 2014 को कही, जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वजीर आजम बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात जेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए जेब देता जो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए जेब देता
जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो, और वो खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए। तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है।